अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ और कुछ नए रेजोल्यूशंस के साथ आपको कहते हैं खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसन लियाकत और मैं हूँ गजल अशरफ। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, वैसे बारिश हो रही है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जब आ रही थी तो बारिश बहुत अच्छी और हो मैं रही क्योंकि आजकल आप जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे तो बहुत ही हसीन मौसम था। वहाँ पे पूरा फॉग वाला माहौल था और तकरीबन मेरे घर से लेके पूरा मरी हमने क्रॉस किया, उसी फॉग में क्रॉस किया। बड़ा मजे का। हाँ, मैंने वीडियो देखी जो आपने मुझे दिखाई। खैर, आज मौसम के साथ साथ जिस तरह से मौसम हसीन है, बातें भी बहुत हसीन है, मजेदार बातें हम करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मजेदार बात नहीं, वैसे हमें भी होनी चाहिए थी जो आप बताने वाली हैं। हाँ मैं आज हमें भी घर में सो जाना चाहिए था ना, लेकिन हम अपने ऑडियंस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में आज आम तातील है और शहर की हुदूद में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात और निजी कारोबारी इदारे, दफातर बंद हैं। और इस बार वफाकी दारुल हुकूमत के बासी लगातार 2 छुट्टियों से मुस्तफीद होने वाले हैं। और फिर अगर जिनको सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है तो उनके लिए 4 हो जाएंगी। और दूसरी जानिब हजरत दाता गंज बख्श उर्स के मौका पर लाहौर में 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अगस्त बरोज़ जुम्मा लाहौर में छुट्टी होगी और लाहौर में 14 अगस्त योम आज़ादी और 15 अगस्त के साथ हफ्ता इतवार समेत 4 दिन की तातिलाल होने वाली हैं। तो अब आपने क्या करना है कि लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय करना है, स्मॉल टू डू अपनी लिस्ट बना लें। हमने कुछ दिन पहले आपको एक डैम का पैकेज दिखाया था, अंगूरी डैम का, वहाँ जाएं, एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने लाहौर की बात की तो मुझे वो शेर याद आ गया जिसमें वो कहा जाता है कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, मौज है लाहौर में, बैरून लाहौर कुछ नहीं है। ख़वातीन औज़ात अगर आप लाहौर में तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले कि गज़ल अपनी अगली स्टोरीज़ की जानिब हम बढ़ें, कल आपने, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्रिकेट के हवाले से भी, जो आगे जाके हम ज़रूर बात करेंगे। कल पाकिस्तान 34 साल बाद पाकिस्तान को शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज़ के हाथों। और 34 साल बाद हमने ODI में कोई सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से हारी है। और इस सीरीज़ में बाबर आजम भी थे, रिजवान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे, तमाम सीनियर प्रोज भी थे, हसन अली थे, फ़हीम अशरफ थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने नाम ना कर पाया। और अगर बात कीजिए वेस्ट इंडीज़ के 280 प्लस स्कोर था उनका, और उसके बल्कि 290 प्लस था मैं जब देख रहा था। उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 92 रन्स पे आउट हुई है। अच्छा। और ये एक बहुत ही अजीब व गरीब सा मैच था जो आज हमने विटनेस किया। अभी कुछ ही लम्हात पहले ये मैच ख़त्म हुआ, क्योंकि रात गई ये मैच ख़त्म होते हैं। सो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी मायूस कुन है। अब हम बांग्लादेश से और वेस्ट इंडीज़ से भी हारना शुरू हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि हमारी क्रिकेट कहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल, जब बंदे को उम्मीद नहीं होती ना कि ऐसा भी हो सकता है तो तब बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। यहाँ पर मायूसी का इजहार तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो फैंस हैं वो किस तरह का इजहार कर रहे होंगे हम नहीं जानते। खैर, आगे चलकर मज़ीद सेगमेंट में बात करेंगे। अब आपको एक अफसोसनाक भी खबर देती हूँ, वो ये है कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ गुलकार आतिफ असलम के वालिद मोहम्मद असलम इंतकाल कर गए हैं। और आतिफ असलम ने समाजी राबते की प्लेटफॉर्म पर अपने वालिद के साथ तस्वीर भी शेयर की और उनके इंतकाल की इत्तला दी। और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आतिफ असलम के वालिद तवील अरसे से अलील थे और उन्हें चंद माह कबल दिल का दौरा भी पड़ा था। और मोहम्मद असलम के इंतकाल की खबर के बाद मद्दाहों, शोबिस शख्सियात और दुनिया भर से आतिफ असलम के चाहने वालों की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला भी जारी है। और सोशल मीडिया पर उनके और उनके अहले खाना के लिए दुआओं और हमदर्दी के पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। बिल्कुल ऐसी है, रेस्ट इन पीस जी। और ये बड़ा नुकसान है आतिफ असलम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और अल्लाह ताला उनका ये नुकसान पूरा करे। ख़वातीन औज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छी और पंजाब वालों के लिए, लाहौर वालों के लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहरा वागा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल होने के करीब है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि लाहौर की पहली खुसूसी सियाहती शाहरा वागा हेरिटेज कॉरिडोर पर काम तेज़ी से जारी है। और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से लेके वागा बॉर्डर जो कि ज़ीरो लाइन है वहाँ तक इसका काम ऑलमोस्ट तेज़ी से जारी है। 13 किलोमीटर तवील ये मंसूबा है और इसमें तकरीबन 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और लाखों शहरी इससे मुस्तफीद होंगे। और अगर इस सड़क की बात की जाए तो उसके अतराफ को भी काफ़ी ज़्यादा वसी किया गया और वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फुटपाथ चौड़ा किया गया है। टूरिज्म शाहरा जो कि 68 फीट चौड़ी है, जिसके दोनों अतराफ में, जिसमें पहले मैंने आपको बताया 20 फुट चौड़ी सर्विस रोड भी तामीर की गई। और इस शाहरा पर 22 किलोमीटर से ज़ायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम है जो कि 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। जनवरी में शुरू होने वाले इस मंसूबे को तेज़ी से
तकमील की जानिब बढ़ाया जा रहा है, मुकम्मल होने के करीब है और ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मनसूबे की तकमील से वाक़फ़ बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलियात भी ये कॉरिडोर फराहम करेगा। जी ज़बरदस्त। और आपने जिस तरह से कहा कि जनवरी में ये स्टार्ट हुआ था और इसका काम अभी तक तेज़ी से जारी है, तो जल्द ही जो काम रह गया वो भी मुकम्मल हो जाएगा और जिस तरह से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो भी देखने वाली चीज़ होगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है बेनिफिट्स भी बहुत होंगे और लाहौर तो अब बहुत मतलब इस तरह से बन गया है कि ऐसा लगता है दुबई है। बिल्कुल, लाहौर दुबई है, लेकिन इस्लामाबाद को फिर आप क्या कहेंगे, न्यूयॉर्क? आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जी खैर आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से ही आपको खबर देते हैं, वो बार बार आपको लाहौर की दे रही है, मैं बार बार आपको इस्लामाबाद की दे रही हूँ। तो इस्लामाबाद में ड्रोन्स और कैमकॉप्टर्स उड़ाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने सेक्शन 144 के तहत इसकी परवास पर पाबंदी लगा दी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे और ICT एडमिनिस्ट्रेशन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि ज़िलाई मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि ड्रोन्स सिक्योरिटी खतरात का बाइस बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ड्रोन्स का इस्तेमाल हसास तनसीबात शहरियों की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल सकता है और अमन व अमान के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर था, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तो ये आपके अपने लिए है अगर आप इसको स्टॉप कर दें तो। बिल्कुल ऐसे ही है गज़ल, और ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अब जब दफ़ा 144 लग चुका है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का और अपना खुद ही ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो जब्त भी हो सकती है और आपको परेशानी का सबब भी बन सकता है आपके लिए। हाँ, ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने भारत के अगर खिलाफ बात की जाए तो जंग तो हमने जीत ही ली है, लेकिन अब आबी जो सालिसी है उसको भी पाकिस्तान ने जीत लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हैग में कायम मुस्तकिल सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया, जिसमें सिंध तास मुआहिदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक फैसला जारी किया गया। अदालत ने करार दिया है कि भारत आमतौर पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ेगा और तफसीलात के मुताबिक आलमी सालिसी अदालत ने 8 अगस्त को सुनाया गया फैसला अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें करार दिया गया है कि अदालत का फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम होगा। और याद रहे कि भारत ने अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में होने वाले हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया था, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने पानी के अपने हिस्से की फराहमी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इकदाम करार देते हुए वाज़ेह किया था कि मुआहिदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। भारत और पाकिस्तान ने 1969 के वियना कन्वेंशन बराए मुआहिदात की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए अदालती कार्रवाई पर गौर का ऐलान किया था। जून में PCA के एक इजाफी फैसले में कहा गया था कि भारत मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता, ताहम भारत ने ऐलान किया कि वो इस अदालत या इसके फैसलों को तस्लीम नहीं करता। ताहम अदालत ने इस बार करार दिया है कि ये फैसला हतमी है और दोनों फरीकैन पर लाजिम है कि वो इस पर अमल करें। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। और जिस तरह से भारत ने पहले ये पानी का मंसूबा बनाया, उस पर ओछत कंडे इस्तेमाल किए, फिर जंग वाले मामलात शुरू हो गए। इस पर एक तवील बहस है जो कि की जा सकती है, बट चूंकि वक्त कम है तो मैं लंबी बहस में नहीं पढ़ूंगी। तो स्टोरीज हमारे पास हैं। बिल्कुल तो ऐसी है। और मैं गजल आपको बताऊं कि आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है कि मैं आपको अगली स्टोरी भी खुद ही बताना चाहता हूँ। ठीक है। अब पेमेंट के हवाले से बात कीजिए तो आजकल आपको पता है गूगल पे भी है और बहुत सारे पेज हैं। आप सिर्फ मोबाइल को NFC के जरिए किसी भी डिवाइस के ऊपर लगाते हैं, पेमेंट हो जाती है। लेकिन अब मेरे पास जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना फोन की ना कार्ड की किसी भी किस्म की किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ दिखाएं और अदायगी मुकम्मल कीजिए। सोचिए आप किसी कैफे में कॉफी लेने गए हैं, ना आपके पास कैश मौजूद है ना ही आपका मोबाइल फोन मौजूद है, आप सिर्फ अपनी हथेली को स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट की अदायगी हो जाती है। तो हो गए ना आप हैरान और परेशान? हैरान, क्योंकि हथेली से कैसे पेमेंट हो सकती है, हाथ में पैसे कैसे? बिल्कुल ऐसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके हाथ से पैसे कैसे निकलेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि ये कोई मुस्तकबिल की फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत बन चुकी है और चीन का टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक शानदार इनकलाबी कदम है। चीन ने पाम स्कैन नामी एक हैरानकुन पेमेंट निज़ाम बनाया है, जिसमें सारिफ की हथेली पर मौजूद खून को उसको क्या कहते हैं जी, वेन पैटर्न, उसकी नसों को स्कैन किया जाता है जो हर इंसान में मुनफरिद होती हैं। जैसे ही आप अपनी हथेली मशीन के ऊपर रखते हैं, वो आपकी शनाख्त करके आपके अकाउंट से आपकी मतलूबा रकम को काट देगी। और हैरानकुन बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ हथेली तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन ही की बात कीजिए तो वहाँ पे फेस रिकग्निशन पेमेंट, जिस तरह आपका मोबाइल आपके फेस को पहचान के खुलता है, ये भी काफ़ी आम हो चुका है और जिसमें सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने से
आपकी पेमेंट हो जाती है। करना आपने क्या होता है कि ये सिस्टम स्माइल टू पे इसको कहा जाता है, इस नाम से मुतारिफ करवाया गया, जिसमें आप एक सादा सी मुस्कुराहट से बिल बिल पे अदा कर कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ आपके वक्त को बचाती हैं बल्कि सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाती हैं, क्योंकि चेहरे या हथेली की शनाख्त को चुराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, मतलब मैं इससे पहले हैरान हो गई थी कि मेरे हाथ से कैसे पैसे निकलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपके फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं आपकी किसी भी ऐप के ऊपर, तो वो पहले से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो जब आप अपने हाथ से किसी चीज़ को स्कैन करेंगे तो आपके पैसे आपके हाथ से पैसे नहीं निकलेंगे, आपके अकाउंट से निकलेंगे। अकाउंट से निकलेंगे, लेकिन आपने अपने हाथ को स्कैन जिस तरह अभी आप कार्ड देते हैं तो आपके बटुए से नहीं लिखते। हाँ, पाकिस्तान में भी जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान में भी सब कुछ, क्योंकि कोविड के बाद हुआ ये है कि पूरी दुनिया में ऐसे सिस्टम एकदम ही आ जाते हैं, लोग उसको कॉपी भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल दौर की तरफ जा रही है और पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। पाकिस्तान भी इस शोबे में काफ़ी तरक्की करता जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि इसमें आज बहुत इंफॉर्मेशन थी और मुझे भी सुनकर बहुत मजा आया। देखने वालों को भी हमने काफ़ी एंगेज किया। आपको मजा आया तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन और ज़ात, अब एक अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह करना है। वफाकी दारुल हुकूमत में नौजवान ने बाप और दो सगी बहनों को जायदाद के उसूल के लिए बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुलजिम मोहम्मद अली ने पहले इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद में तनाबड़ी चौक पर अपने वालिद महमूद हुसैन और छोटी बहन शबनम जहरा को तेज़धार आले के वार से कत्ल किया। बेरहम कातिल को बाप और बहन को मारने पर भी सुकून ना मिला तो वो अडियाला रोड पर अपनी बहन अंजुम जहरा के घर पहुंच गया, जहां उसने अपनी बड़ी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मुलजिम ने अपने कम उम्र कमसिन भांजे के गले पर भी छुरी फेरी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुआ और हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गया। इस तरह के हालात अब शहर इक़्तिदार में हो रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं तो आपकी ये स्टोरी सुनकर ही हैरान हो रही थी। खैर, अनवार अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, बताइएगा ये क्या मामला, पहले बाप, फिर उसके बाद बड़ी बहन और फिर छोटा कज़न भी, तो किस तरह का ये आदमी था? क्या इसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी या फिर मामला क्या है? देखिए, इब्तदाई तौर पे जो पुलिस तहकीकात हुई है उसके मुताबिक जो बताया गया है कि मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर अपने बाप और दो बहनों और एक शीरखार बच्चे को कत्ल किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम जो बहनों का हिस्सा था वो भी अपने बाप से मांग रहा था, लेकिन बाप ने इनकार किया। बाप का ये कहना था कि ये जो हिस्सा है जायदाद में उस बहनों का है। इस पर मुलजिम तैश में आया। पहले उसने तरामड़ी थाना शहजाद टाउन इलाके में वहां पर पहुंचा, अपने 70 साला बाप और 34 साला उसकी बहन जो अंजम थी उसे वहां पर तेजदार आले से छुरी से कत्ल किया और फिर वहां से वो चला गया अडियाला रोड पर वाकई जो उसकी दूसरी बहन थी 32 साला जो बहन उसकी थी उसे वहां पर कत्ल किया। उसके 8 माह का एक शीरखार बच्चा था, उसके गले पे भी छुरी फेर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस दौरान इसके दूसरे भाई जो सीडीआर से पुलिस को इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि वो राब्ते में थे। बज़ाहिर पुलिस का यही कहना है कि ये जायदाद का मामला है, लेकिन कुछ एक मकामी ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इसकी जो अडियाला रोड पे मुकीम जो बहन थी उसने 1.5 साल कबल अपनी पसंद की शादी की थी। मुलजिम को इस बात का भी रंज था। ये भी बताया गया है कि मुलजिम जब दूसरी बहन को वहां पर कत्ल कर चुका और अपने जो शीरखार जो 8 माह का बच्चा था उसके गले पे छुरी फेर चुका तो वहीं पे बैठा रहा अपने बिनोई के इंतजार में। इसी सना में जब उसका बिनोई घर आ रहा था तो अहले मोहल्ला ने उसे रोक दिया, उसे घर जाने से रोक दिया। इसी सना में वहां पे पुलिस आई और आला कत्ल समेत उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद जो बच्चा था, शीरखार बच्चा था 8 माह का, उसे बीबीएच में वहां पर मुंतकिल किया गया, आईसीयू में उसे रखा गया। ताहम वो बच्चा भी गुज़श्ता रात दम तोड़ गया, क्योंकि मासूम बच्चा था, उसके गले पे भी छुरी फेर दी थी। ये सफाक शख्स मोहम्मद अली जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है, ये इंतहाई सफाकी से उसने अपने पहले 70 साला बाप को कत्ल किया, फिर उसकी जो 35 साला बहन थी तरामड़ी चौक में मुकीम थी थाना शहजाद टाउन के हदूद में, उसे कत्ल करने के बाद बड़े इत्मीनान से ये अडियाला रोड वहां पर पहुंचा। वहां पर दूसरी बहन जो 32 साला जो अंजम थी, जिसने हाल ही में 1.5 साल कबल उसकी शादी हुई थी और पसंद की शादी हुई थी उसकी,
उसे वहां पे कत्ल करने के बाद उसके बच्चे पे भी उसने तरस नहीं खाया, और जो 8 माह की जो बच्चा था उसके गले पे भी छुरी फेर दी ये और बड़ा एक ये अनफॉर्चुनेट है। अनवार साहब, मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद अली की मेंटल कंडीशन, जिस तरह से गजल ने हाँ। पूछा, वो क्या थी, ये करता क्या था, और ये कितनी बड़ी जायदाद का मसला था कि एक बाप को और अपनी दो सगी बहनों को और अपने भांजे को कत्ल कर दिया उसने। देखिए, उसने जाकर ट्राई तौर पर यह मालूम हुआ है कि जायदाद इनकी कुछ तरामडी में भी थी, और इस्लामाबाद की हदूद में कुछ इसके मकान का भी एक तनाज़ा चल रहा था, जिसमें बहनों का जो हिस्सा है वो उन्हें देना नहीं चाह रहा था। मुल्ज़िम ने इब्तदाई तौर पर जो मकामी ज़राए उन्होंने बताया, और बाप से बार बार इस बात का तकाजा कर रहा था कि जो मकान है यहाँ पर, मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि कोई 3 या 4 मरले का मकान है। तो उसमें वो ये कहा रहा था, मुतालबा कर रहा था, उसका ये था कि ये जो मकान है, उनके दीगर 2 भाई भी हैं, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने शोबे की बुनियाद पर उन्हें भी गिरफ्तार किया, उनसे भी तहकीकात जारी हैं कि आया कि वो इस मामले में मुलव्वस हैं या नहीं है। चूंकि CDR रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वो दोनों भाई उसके रास्ते में थे इस दौरान जब ये वकूआ हुआ, दोनों भाई उसके रास्ते में थे। इसके अलावा CCTV फुटेज से भी मदद ली जा रही है कि क्या उसकी मामलत के लिए वहां पर मौजूद थे या सिर्फ रास्ते में थे। तो ये मुबैना तौर पर ये बताया गया इब्तदाई तौर पर कि एक मकान का इशू था, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा था कि जो बहनों का हिस्सा है उन्हें ना दिया जाए, जबकि इसका जो मकान है वो उन भाइयों के नाम ट्रांसफर किया जाए। इस पर बाप पर जिद था कि उसकी जो बेटियां हैं 2 उनका भी बराबर का हिस्सा है, और शरीक एतबार से भी उनका हिस्सा यकीनन बनता है, तो उन्हें हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन एक वजह ये भी बताई जा रही है, कल मेरी एक शख्स से बात हुई, उसने कहा कि इससे ये रंज था कि जो इसकी बहन अंजम थी, जो 32 साल अडियाला रोड पे मुकीम थी रावलपिंडी में, उसने अपनी पसंद की शादी की थी, और मुलजम को इस बात का रंज था कि उसने अपनी पसंद की शादी क्यों की, और मुतअद्दिद बार उसने इस बात का अंदिया भी दिया था कि वो अपने बिनोई को और बहन दोनों सही। को कत्ल करेगा। अनवार ये बताया अब्बासी गया। साहब, आपने इस मामले की मुकम्मल डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसे मुलजिम अब पकड़ा गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई उसने पहली बार किया होगा, शायद इससे पहले भी कितने वो कत्ल कर चुका हो, क्योंकि इतनी सफाई से पहले बाप को, फिर बहन को, फिर दूसरी बहन को, फिर भांजे को भी कत्ल करना कोई आसान बात नहीं होती। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, क्योंकि कौमी सियासत एक बार फिर तेज़ रफ्तारी से बदलती सूरत हाल का शिकार है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो सेनेट की नशिस्तें 96 से बढ़ाकर 113 करने का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। तो दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात की बात करें तो आपको पता है कि हालिया अदालती फैसलों ने सियासी मंजरनामे में एक नई हलचल पैदा कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जानिब से भी PTI को 14 अगस्त के बजाय किसी और दिन एहतजाज शुरू करने की अपील की, और एक इस बात ने भी एक नई बहस छेड़ दी है। और इन तमाम मौज़ूआत पर हम वन बाय वन बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर निर्दोष शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो सेनेट नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो उसका नशिस्तों को बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किया गया। क्या आप समझते हैं, क्या रीजंस थी कि ये नशिस्तें बढ़ाने का बिल PTI ने कौमी असम्बली में पेश किया? बात ये है कि फाटा की रिप्रेजेंटेशन है और बाकी एरियाज की तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके लिए ये कहा गया है, तो उसके लिए बिल पेश किया है। जैसे कि ट्रेडिशनली KP और फाटा की थी, और आइंदा अभी तो हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करते, लेकिन अगर वो भी इंडिया कर चुका है, अब अगर हमें भी करना पड़ा तो उनकी भी सीटें आएंगी। तो सर, ये जो तजवीज़ है, इस पर आपने क्या दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत का अमल किया है, बातचीत हुई है आपकी? मेरे ख्याल से ये कौमी मसला है, और ये सेनेट की नशिस्तों के बारे में जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके अंदर सिर्फ इलाके की नहीं है, कुछ और भी हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हम वो भी बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो गरीब तबका है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, टेक्नोक्रेट की है, माइनॉरिटी की है, औरतों की है। लेकिन सेनेट में से जो पसमानदा लोग हैं सतह गुर्बत के नीचे, उनकी भी नुमाइंदगी हो, जब इस मुल्क में आधी आबादी
सतह गुर्बत से नीचे उनके मसाइल पे कौन बात करेगा। तो इसलिए ये जरूरी है वो कि पार्टियां अपने खुद भी कर सकती हैं, लेकिन कुछ मखसूस नशिस्तें रखनी पड़ेंगी लेबर के लिहाज से कि लेबर की रिप्रेजेंटेशन, फार्मर की रिप्रेजेंटेशन हो, तो या बढ़ाई जाए या ठीक हो गया। अच्छा नकवी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब 9 मई वाकयात से मुतालिक हालियाती फैसले हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सारे लोगों को सज़ा हो चुकी है, बहुत सारे आपके रहनुमा ऐसे हैं जो बरी हो चुके हैं। सो ये जो फैसले हैं ये आपकी पार्टी के और सियासी मंजरनामे को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं? चीज तो ये है कि ये मज़ाक़खेज़ सजाएं दी जा रही हैं। जैसे कि जो विटनेसेस के बयानात हैं, वो खुद विटनेसेस के बयानात को जज कह चुका है ये झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं कह रहे, और उन्हीं विटनेसेस के बयानात के ऊपर जो है, जो कि डिस्क्रेडिट हो गए, लोगों को सजा दी जा रही। एक साजिश है कि पीटीआई को तोड़ा जाए, पीटीआई के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, रखना डाला जाए, तो उन्हीं ने उसी पे अमल करते हुए कुछ को बरी कर दिया है और कुछ को सख्त तरीन सजाएं दी है 10 साल की। सही। तो सर मुझे ये भी बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मतलब अपील की है कि वो अपनी आइंदा मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कल के बजाय 14 अगस्त के बजाय किसी और दिन करें, क्योंकि ये यौम आज़ादी का दिन है और जाहिर है आपको पता है कि कौम को यकजा होकर मनाना है इसको। तो क्या पीटीआई की आदत किसी मुतबादल तारीख पर गौर कर रही है या इरादा भी रखती है? कि हम तो 14 अगस्त को तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए ये वो दिन है जब हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए खड़े हुए और कायदे आज़म की क़यादत में अंग्रेज़ों को भगा दिया। अनफॉर्चुनेटली आज 80 साल के करीब होने जा रहे हैं, 78 साल हो रहे, मुल्क को असली आज़ादी नहीं मिली और हम चाहते हैं कि कौम में दोबारा से वही जोश और जज्बा उजागर किया जाए कि वो असली और हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करे, और उसकी अक्कासी उन्हीं ने 5 अगस्त को की। तो ये दिन जो है वो सेलिब्रेशन का दिन है। कौम जाग गई है, कौम मामलात को समझ रही है, शऊर आ गया है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान की पंसपानगी के पीछे वही हाथ है जिन्हीं ने इस मुल्क में ज्यादा से ज्यादा। ठीक हो गया नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान आपके सीनियर रहनुमा, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की, जो कि तीसरे अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है। 202 रन से शिकस्त हुई। 295 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन बना सकी और बहुत बड़ी शिकस्त, वो भी 34 साल बाद पाकिस्तान को ये शिकस्त हुई। और मैं इससे पहले के गज़ल अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं, हम उनसे सवाल भी करें। मज़र अरशद साहब का एक ट्वीट है जो कि बड़ा मुझे पसंद आया कि आज से 34 साल कबल जब वेस्ट इंडीज़ हमसे जीता था, उस वक्त करंट टीम का कोई भी प्लेयर पैदा नहीं हुआ था। इमरान खान अभी भी क्रिकेट खेल रहे थे। रंगीन जर्सियों में ओडीआई क्रिकेट नहीं होती थी, बल्कि वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट आजकल वाइट कपड़ों में होती है, उसी तरह से ओडीआई क्रिकेट भी वाइट कपड़ों में होती थी। मैरान कार पाकिस्तान में 1 लाख रुपए की थी और साथ साथ पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर था। आप देख लीजिए कि कितने अरसे बाद हम सीरीज हारे हैं। एग्जैक्टली और इसके साथ सब चीज़ें चेंज भी हो गई। तो हम बात कर लेंगे, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट। थैंक यू सो टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन ने ट्वीट का भी जिक्र किया, इब्तिदा में बात भी की, 34 साल बाद आप किसको इस शिकस्त का जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए अब तो रेगुलर होने लगी हैं ऐसी शिकस्तें पाकिस्तान को। अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे से उससे पहले हम हारे थे, आयरलैंड से हम हारे, बांग्लादेश से पिछली सीरीज हारे। तो मतलब अब तो ये चल ही रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ। अब ये नॉर्मल चीजें होती जा रही हैं कि छोटी टीमें भी हमें हरा रही हैं, और या जो टीमें अब इतनी ताकतवर नहीं रही, माजी की मजबूत टीमें हुआ करती थी जैसे वेस्ट इंडीज, तो वो भी हमें हरा रहे। नंबर 10 पे वेस्ट इंडीज रैंकिंग में था इस सीरीज से पहले और हम नंबर 4 थे, लेकिन फिर भी हम हार गए। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है ये आपने देखी, जिम्मेदार सब है। जाहिर है जिस पिच पे वेस्ट इंडीज ने 290, 495, 85 इतना स्कोर किया, वहां हम लोग
इतने कम रन पे आउट हुए, 100 रन भी नहीं बना सके, तो इससे जाहिर होता है कि हमारी बैटिंग किस कदर नाकिस रही। इसमें बॉलिंग भी ऐसी कि आखिरी 7 ओवर में हमने 100 रन बनवा दिए। तो ओवरऑल सब कुछ ही था। प्लेयर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, कोचेस के ऊपर भी, टीम सिलेक्शन पे भी जो सीनियर प्लेयर है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कैप्टनसी भी रिजवान की अच्छी नहीं, सारे मिलके कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ ये सब कुछ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन तमाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई थी कि ये जब वापस आएंगे तो शायद पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तकरीबन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो ठीक रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा है कि इनके वापसी का भी पाकिस्तान टीम को फायदा नहीं हुआ। देखिए शाहीन ने तो पहले मैच में 4 विकेटें ली थी, उन्होंने बेहतर बॉलिंग की थी शुरू में, आखिर में थोड़े रन उन्होंने दिए, फिर भी बेहतर बॉलिंग रही थी। दूसरे मैच में उनको कोई विकेट नहीं मिली, तीसरे में उनको बिठा दिया, और उसके बाद जो बॉलर खेले आपने देखा उनकी भी कैसी पिटाई हुई, और वो बिल्कुल लाइन और लेंथ पे बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे थे। और 7 ओवर में 100 रन देना तो ये तो बहुत क्राइम है। ये तो जिस तरह के और बॉलिंग कर रहे थे, यॉर्कर वगैरह कर नहीं रहे, बना बना के गेंदे दे रहे हैं, मारो 2 रन बनाओ, तो ये तो सारी नाकिस परफॉर्मेंस थी। और अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो बाबर ने सबसे ज्यादा मायूस किया, क्योंकि बाबर के लिए बहुत सोशल मीडिया पे भी आवाजें उठ रही थी कि बाबर को वापस लेकर आना चाहिए, और ये भी बातें हो रही थी कि इनको एशिया कप के लिए भी सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन बाबर जिस तरह तीनों मैचों में एक 50 भी नहीं कर सके, पहले में बस उन्होंने 47 किए थे, लेकिन उस तरह जिस तरह वो आउट हुए, कल उनके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना एक, जब 3 विकेट गिर गई थी वो क्रीज पे थे, तो वो रहते एटलीस्ट चलो करीब तो लेकर जाते पाकिस्तान को, 60-70 रन तो करते, लेकिन कल भी वो बिल्कुल फ्लॉप होगा। रिजवान 0 पे आउट हुए, जहां हरीफ टीम का कैप्टन जिसे होप है वो सेंचुरी बना रहा है, वहां हमारा कैप्टन 0 पर आउट हो रहा है, और जिस तरह आउट हुआ वो भी सबने देखा। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद रिजवान की कैप्टनसी पे अब और ज्यादा सवाल उठेंगे, और बाबर का जो लोग बातें कर रहे थे कि उनको T20 में भी लेकर आना चाहिए, शायद वो फिर सोच रहे होंगे कि यार क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म के साथ उनको खिलाने का कोई फायदा तो लग नहीं रहा। तो सर अब बाबर और रिजवान की बात हो ही रही है, तो मुझे ये भी बताएं कि आप इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुसलसल नाकामियां, और फिर 3 साल पहले एक सेंचुरी की थी, आपको याद होगा। बाबर को जी बिल्कुल 2 साल हो गए बाबर को सेंचुरी बनाए हुए, नेपाल के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में सेंचुरी की थी 2023 में। उसके बाद इंतजार ही कर रहे हैं उनके फैंस के कि वो कोई बड़ी इनिंग खेले, नहीं खेल पा रहे, लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको अभी भी खेलना चाहिए, बाबर को अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के वो बहुत अच्छे प्लेयर है, वनडे में भी परफॉर्म कर सकते हैं वो, लेकिन पुराना वाला बाबर आने के लिए बाबर को खुद सोचना चाहिए कि क्या उनसे गलतियां हो रही हैं, और उन गलतियों को फिर दूर करना चाहिए, उन खामियों को। जहां तक रिजवान की बात है, रिजवान का ऐसा लग रहा है कि शायद अपना प्राइम पूरा कर चुके हैं, वो जो उनका दौर था एक, और अब शायद विकेट कीपिंग में कोई नया ढूंढना पड़ेगा, और वनडे में शायद कैप्टन भी कोई नया तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। सलीम साहब, जिस ज़माने में सरफराज अहमद बड़े हमारे कप्तान भी अच्छे हुआ करते थे, विकेट कीपर भी अच्छे हुआ करते थे, उस ज़माने में हमने मोहम्मद रिजवान को उसको ज़बरदस्ती बैट्समैन बनाया था, लेकिन फिर उनका एक प्राइम भी चला था जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब ओपन करते थे T20 क्रिकेट में, तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को रिजल्ट भी मिले। अब मुझे प्रिसाइसली बताइएगा कि क्या वजह है, बहुत सारे कप्तान ऐसे हमने देखे जो कि वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में फेल होते हैं, तो उनको कप्तानी से हटा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान के साथ कंटिन्यू किया। बिल्कुल कंटिन्यू किया, और अब जैसे T20 में अलबत्ता PCB ने चेंज किया, और अब लेकर आए सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन, और यंग प्लेयर्स पर PCB ज्यादा जोर दे रहा है। वो के वैसे मतलूबा नताइज तो नहीं आ रहे, लेकिन जब ये लोग खेल रहे थे रिजवान और बाबर, तब भी हार ही रहे थे। अभी नए लड़के खेल रहे हैं तब भी हार रहे हैं, कुछ भी मैच जीते भी, लेकिन कम से कम ये सीख के कुछ कर तो पाएंगे। अगर हम वही पुराने प्लेयर्स को खिलाकर हारते रहेंगे तो इसका मतलब है कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह जो दीगर फॉर्मेट है, अभी वनडे में भी PCB को सोचना पड़ेगा कि क्या पुराने प्लेयर्स के साथ ही खेल के हारते रहना है, या नए खिलाड़ियों को मौका देना है, ताकि कुछ अरसे बाद वो फिर अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लेकर आए, ताकि टीम दोबारा से फतह के ट्रैक पर है। और हो सकता है PCB अब यही करे, वनडे में भी शायद चेंजेस हो आगे। तो सलीम साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी टीम अब ज्यादातर ऑलराउंडर्स पर इन्हिसार करती है, बजाय इसके स्पेशलिस्ट पर उस तरह से नहीं इन्हिसार किया जाता? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये माइक हैसन का स्टाइल है। वो जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे तब भी उनका यही था कि एक तो वो चेंजेस बहुत करते थे, 4-4, 5-5 प्लेयर्स को बदल देते थे, और फिर ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा उनका इन्हिसार होता था। यहाँ भी 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खेलते हैं, बाकी ऑलराउंडर होते हैं या फिर पार्ट टाइमर बॉलर होता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है, जैसे मैंने बताया कि
कल के मैच में भी आखिरी 7 ओवर में 100 रन बनाए वेस्ट इंडीज की टीम ने। तो रेगुलर खिलाने चाहिए, उससे फर्क पड़ता है यकीनी तौर पे जो स्पेशलिस्ट है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि चलो बैटिंग को डेप्थ लेकर आए और आखिर तक ऑलराउंडर वगैरह रखें, लेकिन जब टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर पाएगा तो बहुत कम होता है, ऐसा रेयर होता है कि ऑलराउंडर भी कुछ कर पाए। जैसे कि कल हमने देखा कि पूरी टीम आउट हो गई 92 पे और जो हमारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर थे वो कुछ नहीं कर पाए। या तो आपके पास ऑलराउंडर इस लेवल के हों कि जिनको आप वाकई ऑलराउंडर कह सकें, कि जैसे शाहिद आफरीदी माजी में हुआ करते थे, अब्दुल रजाक हुआ करते थे, बाहर जैक कैलिस हुआ करते थे, इस तरह के हो तो चले समझ आती है बात। लेकिन हम लोग तो जिनको ऑलराउंडर कहते हैं वो तो बेचारे खुद अपने नाम पे ऑलराउंडर लिखा देखकर शर्मा जाते हो कि यार मुझे ऑलराउंडर लिखा है। वो खान साहब का जुमला याद आ गया कि ऑलराउंडर नहीं रेलू कटे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, सलीम भाई मुझे ये बताइएगा कि आखिरी, अब देखिए 15 ओवर्स में गेम चेंज हो जाती है, गेंद भी चेंज हो जाता है, रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के एक आर्ट रहा, लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो डेथ बॉलिंग है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करती है? हम 100-150 रन तो फर्स्ट समझ के देते हैं आखिरी 10-15 ओवर्स में। बिल्कुल ये हो रहा है मसला। और ये जो डेथ ओवर की बॉलिंग है पाकिस्तान की, इसमें इवन शाहीन आफरीदी जो शुरू में अच्छा स्पेल करते हैं, आखिर में वो उस तरह से नहीं काबू कर पाते और बहुत ज्यादा रन हम लोग बनवा रहे हैं। ये एक मसला है और इसको सोचना पड़ेगा कोच को। अगर वो स्टैट्स लेकर देखें तो पिछले कुछ अरसे से ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का शुरू में कंट्रोल होता है और बाद में फिर वो कंट्रोल खो देते हैं। खासतौर पर जो डेथ ओवर है तो बहुत ज्यादा रन बनते हैं, बॉलिंग भी अब तो दिमाग नहीं होती, बॉलिंग भी खराब होती है नो डाउट। तो इस चीज को देखना पड़ेगा और इसकी वजूहात क्या है उनको हल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत संगीन मसला बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच सलीम साहब आपके वक्त के लिए। और हमने कॉम्प्रिहेंशन की है क्रिकेट से रिलेटेड और उम्मीद है कि समझ आ जाए अब खिलाड़ियों को क्या कुछ करना है, क्योंकि ना समझ आई तो बाहर चले जाएंगे। क्योंकि छोटी टीम से अब हारना काफी हैरानकुन लगता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर हाफिज़ुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान 5G के नए दौर में कदम रखने के करीब है, जहां तेज़ रफ्तार कनेक्टिविटी के साथ मजबूत साइबर सिक्योरिटी भी तरजीह होगी। दूसरी जानिब PTA ने सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस के इजरा के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। PTA हेडक्वार्टर में सैटेलाइट डायरेक्टिव भी कायम कर दिया गया है जो वायरलेस डिवीजन के मातहत काम करेगा। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन तकाजे पूरे करने वाली कंपनीज को 1 से 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी किए जाएंगे और PTA पहले ही सैटेलाइट इंटरनेट के लिए सिग्नल लाइसेंस तैयार कर चुका है। बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनेट के मुस्तकबिल के हवाले से। और इसी मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सईदा इफ़त नहबा, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, रिसर्चर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने बात की है 4G से तो बेहतर होगा 5G, लेकिन क्या अभी तक आप समझती हैं कि 4G भी उस तरह से है हमारे पाकिस्तान में उसकी सर्विसेज? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें, इसको हम डिवाइड करें रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, तो मेनली हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 60 to 62% इन रूरल एरियाज़। तो वहाँ पे तो 4G की एक्सेस नहीं है। और जो अर्बन एरियाज़ है इसमें भी पार्शली आपके पास 3G एंड 4G दोनों नेटवर्क्स जो है काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें टूवर्ड्स 5G कि हमारा रोड मैप क्या होगा, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम कि आप जो है वो 4G to 5G डिप्लॉय कर सकें विद इन पाकिस्तान। सही। अच्छा इफ़त, मुझे ये बताइएगा कि 4G का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी यहाँ पे उस तरह से काम भी नहीं कर रहा, वो कितना डिप्लॉय है? क्योंकि आपने अगर 5G को लाना है तो इसी स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर को लेके आया जाएगा? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि आपकी जितनी प्रीवियस जनरेशन्स थी सेलुलर टेक्नोलॉजी की, लाइक 1G 2G to 4G, दे वर काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल। उसमें एक्सटेंशंस थी कि 1G में कुछ फीचर्स थे, देन 2G में कुछ फीचर्स आए, अप टू 4G को इंक्रीमेंटल वर्क आप कह सकते हैं। बट 5G इज़ काइंड ऑफ अ मेजर माइलस्टोन, जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ अ बिग लीप जो कि आप 4G to 5G ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें आइडियली तो जो सर्विसेज हैं या जो प्लान है, जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना 5G का होना चाहिए। बट
5G का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने में इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो फ़िलहाल इसको वर्ल्ड वाइड 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए 5G की कुछ सर्विसेज, कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी लेटर ऑन। लेकिन इसका अगर आप इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें और फुली पोटेंशियल देखें 5G का, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ेगा। सही, जिस तरह से आपने बात की ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात आ जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट के मामलात आ जाते हैं, और ज़ाहिर है फिर इन्वेस्टर उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता है। मुझे ये बताएं कि, और साथ ही आपने ये कहा कि 5G की कुछ सर्विसेज भी आएंगी, तो कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं टेलीकॉम सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ तो? अपॉर्चुनिटीज़ काइंड ऑफ आप एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही हैं, और टेलीकॉम सेक्टर को भी किस तरह से होगा? अच्छा, इसमें ये है कि जो कमर्शियल सर्विसेज हैं, जो इंडिविजुअल यूज़र जैसे मैं हूँ, आप हैं, इनके लिए जो सर्विसेज हैं वो इजी टू डिप्लॉय एंड लॉन्च हैं। इसमें आपके पास मैसिव डाटा स्पीड्स आ जाती हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड आ जाता है, जिसमें आप बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस को, बिकॉज विद 5G आपके पास जो कम्युनिकेशन होगी इट विल नॉट ओनली बी ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, इसमें ह्यूमन टू डिवाइस एंड डिवाइसेस टू डिवाइसेस भी कम्युनिकेशन होगी। तो जिसमें अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर या इस लैंडस्केप में आप देखें तो देयर विल बी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी। सो मैसिव डिवाइसेस को हैंडल करना, कनेक्ट करना देन आपके पास इस लैंडस्केप में अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटीज़ आ जाते हैं, ऑटोनमस व्हीकल्स आ जाते हैं, आपके पास ऑटोमेटेड इंडस्ट्री आ जाती है। ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लोर होने हैं। इसके लिए डेफिनेटली आपको स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन आपके सिस्टम्स जो हैं वो नहीं ट्रेंड या कम हैं, अवेयरनेस भी कम है, और इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। और प्लस इसमें एक और जो चैलेंज है जो विद इन पाकिस्तान फेस करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, वो है टैक्सेस का। विद इन दिस रीजन जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसमें टेलीकॉम सेक्टर में टैक्सेस हैं। तो ये भी आपके इन्वेस्टर के लिए एक चैलेंज है जिससे उनका वो इंटरेस्ट लूज़ करते हैं। और ये वो चैलेंजेस हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर को, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, पॉलिसीज़ नहीं हैं हमारी प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड, ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़े हैं और कर रहे हैं हम फेस। मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम अभी 5G की बात कर रहे हैं, वो भी एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, प्रिवेलिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है, जबकि दुनिया की बात की जाए, दुनिया शायद 6G के बारे में सोच रही है, आगे बढ़ रही है। सो अभी हम किन कंट्रीज़ के साथ हैं जहाँ पे हमारी तरह की इंटरनेट के मसाइल भी हैं, जो 3G 4G के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो जो करंट स्टैटिस्टिक्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड। इसमें 101 कंट्रीज़ जो हैं ऑलरेडी 5G वहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। सो वी आर इन द रिमेनिंग लिस्ट एंड वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। अब हम नेबरिंग कंट्री देख लें, जैसे इंडिया है हमारा, इसमें वो लीडिंग कंट्री है 5G टेक्नोलॉजी में, अलॉन्ग विद USA एंड चाइना। तो डेफिनेटली वी आर लैगिंग फार बिहाइंड, और इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, रेस अप करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी बिहाइंड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और इसमें जो 6G की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इंटरनेशनल, उसमें जो वो प्लान कर रहे हैं 2030 6G की डिप्लॉयमेंट का इंटरनेशनली, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो इट्स 2025 एंड स्टिल 5G भी लॉन्च नहीं हो सका। तो अगर 2030 तक डेवलप्ड कंट्रीज में 6G लॉन्च हो रहा है, दे आर प्लानिंग, एक उन्होंने टारगेट सेट किया है टिल 2030 6G को लॉन्च करेंगे, और इस पे ट्रीमेंडस जो है वो रिसर्च वर्क हो रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज में। यही तो प्रॉब्लम है कि हम हमेशा देर क्यों करते हैं। एक्चुअली इसमें जो सबसे मेजर इशू आता है वो है पॉलिसीज़ का। पॉलिसी मेकिंग हमारी स्लो है, या फिर पॉलिसीज होती हैं तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, प्रायोरिटीज़ नहीं हैं। और इसमें एक और जो इशू है वो ये कि हमारी पॉलिसीज़ विद गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट चेंज होती है, कोलैप्स होती है,
तो जो नई आने वाली गवर्नमेंट होगी वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंडेम करेगी और Exactly. अपनी लॉन्च करेंगी पॉलिसीज़। और इसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे भी देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे भी, इफ़ देयर इज़ चेंज इन एनी इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल और किसी पूरे का पूरा पोजीशन पे structure चेंज change हो हो रहा है तो वो अपने थॉट्स, अपने माइंडसेट के साथ आएंगे और अपनी फिर पॉलिसीज़ को वो लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे ड्रॉबैक है कि हम पॉलिसीज़ को इंडिविजुअल्स के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं। एक ऐसा चीज़ नहीं का होना आपने जिक्र चाहिए। किया था इफ़त साहिबा, जिसमें था अवेयरनेस का भी, तो क्या इस पर भी काम हो रहा है? अवेयरनेस इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। ठीक है। एक आम यूज़र को 5G के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हमने इसके साथ कोप करना है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है या नहीं, उसके बारे में नहीं पता। हाँ, रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशन, जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो इसके बारे में कंसर्न हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस, बट स्टिल डिबेट इज़ देयर और 5G रोल आउट के लिए भी जो है वो काम हो रहा है। काम हो रहा और काम हो रहा है। और आपको एज ए एक्सपर्ट कितनी ज़्यादा उम्मीद है कि कितना तेज़ ये काम हो रहा है और कितना तेज़ी से हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं? तेज़ी से तो नहीं हो रहा, क्योंकि अब जैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शन की आप देखें तो रिसेंटली ही स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया और इसकी ऑक्शन की गई। तो ये जो ऑक्शन का प्रोसेस था इसको बहुत डिले इसमें आ गया, इसमें मल्टीपल टाइम्स ऑक्शन को पोस्टपोन किया गया। तो इवेंचुअली जो है वो फिर इसकी ऑक्शन हुई। अब इसमें नेक्स्ट फेज़ में अब इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज आ जाएगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ करें, क्या हमारे पास जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उस पर 5G की कौन कौन सी सर्विसेज रन कर सकते हैं। अब ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है ये चैलेंज कि वो इसको किस तरह से हैंडल करें, इन्वेस्टर हम कितना ला पाते हैं सही। पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच सईदा इफ़त नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और 5G पाकिस्तान में आ रहा है, नहीं आ रहा, उसकी ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है और कितने चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनको काउंटर किया जा सकता है, इस पर हमने डिबेट की। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं जेहलम की मिट्टी से उठकर आलमी रैंप पर वॉक करने वाले अकबर। ना सिर्फ इंटरनेशनल फैशन मॉडल और बासलाहियत अदाकार हैं, बल्कि बैफ्टा जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है वो भी हासिल कर चुके हैं। बेस्ट मेल मॉडल का एजाज़ भी वो जीत चुके हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र भी बन चुके हैं। और अभी अपने मुनफरिद स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ वो दुनिया भर के फैशन शोज़ और प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। और ये साबित कर रहे हैं कि टैलेंट और मेहनत जो है वो आप ये कहें कि किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। तो आज हमारे साथ इन स्टूडियो बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले कि हम उनका इंट्रोडक्शन करवाएं, अभी जब मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हो, उन्होंने मुझे बताया कि वो ये तमाम तर जो शोहरत की बुलंदियाँ हैं उन्होंने हासिल की हैं ज़रूर, लेकिन वो पार्ट टाइम मॉडल हैं, पार्ट टाइम एक्टर हैं, फुल टाइम वो एक टीचर हैं। हाँ। जो कि लंदन के एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। और जब मैंने इनसे बात की कि फिर तो आप अपने कॉलेज में एक सेलिब्रिटी होंगे, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, मॉडलिंग को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। सो अकबर राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा रहा आपका पाकिस्तान का सफ़र और माशाल्लाह से ये जो आपका मॉडलिंग का सफ़र है? जी, मुझे बहुत शौक से अच्छा लगता है पाकिस्तान आने के लिए। तो जैसे यहाँ पर फैमिली वगैरह है, जैसे कज़न्स और रिलेटिव्स हैं, तो आई लव कम टू पाकिस्तान। यू नो देयर सो मच टू सी, साइट सीइंग भी करते हैं and food and everything, so I just love the whole culture and that atmosphere coming to Pakistan. That's very great. That's very great. अच्छा अकबर, मुझे ये बताएं कि फैशन और फिर टीचर दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो कैसे आपको शौक पैदा हुआ टीचिंग का, कैसे हुआ मॉडलिंग का, थोड़ी जर्नी बताएं। टीचिंग तो मेन चीज़ मेरा प्रोफेशन था, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आपको डन माई मास्टर्स इन टीचिंग। तो वैसे मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया था एज ए टीचर, तो मुझे वहाँ से शौक हुआ। फिर अच्छा। मुझे पता है कि मेरे में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस बहुत है, तो वो मेन चीज़ होनी चाहिए पेशेंस। और आई लाइक बीइंग अ रोल मॉडल, तो इससे वो टीचिंग प्रोफेशन मैंने रखा है। और इन रिगार्ड्स टू मॉडलिंग, वो मेरी सिस्टर का शौक था, जो मैंने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतनी शोहरत कमाई है, शी वाज द मेन वन हु got started off by becoming a model. That's very great, but अकबर प्लीज़ टेल मी कि आप जो
प्रोफेशन है आपका, टीचिंग है जिसका गज़ल ने सवाल किया, लेकिन पैशन आपका एक्टिंग भी है, सो व्हाई नॉट कि पैशन प्रोफेशन बन जाता? इसकी तरफ आपने कभी सोचा कि पैशन प्रोफेशन बन जाए तो फिर आप इससे भी बेहतर कर सकते थे? जी, I mean that's a good question, but main thing is because I'm kind of someone who is more technical as well, but I want to keep like मुझे ये नहीं कि मैं एक चीज़ करता रहूँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। Okay. मेन Multitasking. जी, मल्टीटास्किंग। आप जैसे आपने ब्रेक में बोला था कि इस बैलेंसिंग इज इन, सो इफ यू कैन बैलेंस है वो, अगर जैसे 5 दिन मैं काम करता हूँ, 2 दिन छुट्टी होती है, तो वो 2 दिन आई कैन यूटिलाइज एंड डू दैट, फुलफिल दैट ड्रीम एज वेल। तो आप सही। बिजी रहना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा आप ही वो है। 2 दिन भी हमारी तरह चिल नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं इसमें एक्टिंग करता रहूँ, हर फन मौला आप कह सकते हैं जो हर काम करता है। आराम नहीं करना चाहते ना? जी नहीं, मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी मैं एम्बिशियस हूँ, लेकिन कभी कभार छुट्टी मिल जाती है, जैसे अब मुझे छुट्टियाँ मिली है, इससे मैं पाकिस्तान आया काम से। पाकिस्तान आए हैं, बिल्कुल, वेकेशन एंजॉय जी। कर रहे हैं। अच्छा अकबर, ये बताएं कि जिस अवार्ड का मैं जिक्र कर रही थी अपने इंट्रो में, बेफ्टा अवार्ड से रिलेटेड, वो उस अवार्ड से रिलेटेड अपना बताएं कि कैसा लम्हा था जब आपने जीता और किस तरह की खुशी फील हुई आपकी सिस्टर को, क्योंकि आपने उनका ख्वाब पूरा किया। जी, वैसे ये मैंने सबसे पहले ये वाला जीता हुआ था, काफ़ी नामी ग्रामी है यूके बेफ्टा अवार्ड्स, तो आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट है, यकीन करो। मैंने नॉमिनेशन पे नॉमिनी हुआ था, तो फैमिली के साथ गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया बेस्ट मॉडल ऑफ बेफ्टा अवार्ड्स। तो मैंने और भी अवार्ड जीते, लेकिन मैंने 2 बेफ्टा अवार्ड जीते, एंड आई थिंक दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और ये बताइए कि बेफ्टा अवार्ड जब आप जीतते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपने जीतना है, और एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आपको पता चलता है कि अकबर आप ये जीत चुके, तो फीलिंग्स कैसी होती हैं? Yeah, I think it's more excitement, isn't it? And you feel proud. I mean, at the end of the day, you know, modeling is hard work. So modeling में ये मेहनत ज़्यादा लगती है। ये काफ़ी मुझे यहाँ पे aspirational मॉडल्स पूछते हैं कि you know have to get to the top, हो जो aspiring मॉडल्स बनना चाहते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है। तो अगर मेहनत में you got a award like that, then obviously you feel proud. It's a recognition, isn't it, basically? सही। अच्छा अकबर, आप आलमी सतह पर काम करते हैं, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, पाकिस्तानी कल्चर को, और कैसा फील होता है? You mean in England, basically? I mean, जैसे मैंने पहले आपने हमारे लिए तो वो भी interview में- आलमी सतह है ना सर, हाँ। जी। हम पाकिस्तान में तो वो भी बैनुल अक़वामी हो गए। बिल्कुल। I mean, at the end of the day, representing Pakistan as a roots, हमारे तो जाहिर है, चाहे मैं वहाँ पर पैदा हुआ हूँ, लेकिन रूट्स तो मेरे पाकिस्तान है, पैदा खून पाकिस्तानी है, तो represent वहाँ पर करते हैं as a Pakistani in regards to obviously doing the work. And in regards to diversity as well, because it does represent your background. Agar, you know, you get your culture, you get your clothes, you get your food. Everything is part of it as well when it comes to modeling and acting as well. So you kind of represent it in that way. बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे बताइए कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर पाकिस्तानी मॉडल्स जो कि वहाँ पे जाके अपना नाम बनाते हैं, या फिर वेज इजी होते हैं अगर आप में टैलेंट है तो? वहाँ पर आप कह रहे हैं। हाँ। मैं कहता हूँ वहाँ पर ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में टैलेंट है तो you can definitely reach to a stage that you want to. अगर जैसे हर एक इंसान करता है कि मैं हाई लेवल पे पहुँचूँ, तो there's opportunity you could. यहाँ पर मुझे नहीं लगता इतनी टैलेंट की कदर है। सो आप जब मैंने देखा है चाहे कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जो गरीब हैं लेकिन उनमें वो टैलेंट है, Exactly. लेकिन वो कोई ब्रेक Opportunities देने नहीं वाला है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच अकबर फॉर योर टाइम। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि आप टीचर भी हैं और फिर मॉडल भी हैं, आपकी स्टाइलिंग का राज इतना दूर से आप आए, पूछना- आपका हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी जेलम से आए। अभी भी आप जेलम से आए हैं, अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे और हसनैन को इजाज़त दें, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।